नमस्कार, मेरा नाम मंजरी है और आप देख रहे हैं हमारा शो मीठी मुलाकात विद मंजरी। मेरा प्यार वो है जो चूल्हा बनकर जलता है और चक्की बन चलता है। कीचड़ सने पाँवों से नापता है दुनिया, इस छोर से उस छोर तक। ये जब मैं नामवर जी से मिली थी तो मैंने उनके पास बहुत सारे पेन रखे थे। तो मैंने कहा एक पेन मुझे लेना है। क्यों लेना है? मैंने कहा नहीं, मुझे आपका पेन लेना है। तो मैंने उनका पेन लिया। तो उन्होंने ये अपना तब संग्रह मेरे आने वाला था, ये शुभकामनाएं लिख के थी। फिर ये भी लिखा, अभी बिटिया रानी वीना ने मुझे एक कलम के बदले एक कलम दी, जिसकी खूबी का पता यह लिखावट देती है। वीना जी को अपनी लेखनी के लिए कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं और उनकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है। पर शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि उनका लेखनी का ये सुंदर सफ़र जर्नलिज्म के साथ स्टार्ट हुआ। तो चलिए क्यों ना उन्हीं से जाने कि जर्नलिज्म से लेखनी का उनका सफ़र कैसा रहा। वीना जी, आपका हमारे शो पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीना जी, ये जानना चाहूँगी कि ये सफ़र आपका जर्नलिज्म से राइटिंग की तरफ आया। आपने इतनी सारा पोएम्स लिखी हुई हैं और प्लेस लिखे हैं, आपने कई सारा नॉवेल्स, कई कहानियाँ लिखी हैं। तो जर्नलिज्म से कैसे स्टार्ट हुआ? जर्नलिज्म में भी आना एक इत्तेफाकी रहा है मेरा। मैं लिखती तो पहले भी थी और जब मैं पढ़ती तभी मेरी कहानी 96 में स्वतंत्र भारत बहुत अच्छा लीडिंग अखबार हुआ करता था। उसमें कहानी छपी, कविताएं छपी, आर्टिकल छपते थे उसमें। फिर मुझे हमारे साथ में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 2 लोग रहते थे, 2 भैया थे हमारे। तो उन्होंने इतना ज़्यादा हमें इंस्पायर किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ मुड़ गई और उसकी तैयारी के लिए मैं इलाहाबाद चली गई। इलाहाबाद में रही और प्री क्वालिफाई किया, मेंस भी दिया, एक बार इंटरव्यू दिया और 6 नंबर से बाहर रह गए। और लास्ट टाइम था मेरा, उस समय सहारा शुरू हुआ था, सहारा अखबार, राष्ट्रीय सहारा। मैं लखनऊ में थी। पता लगा कि सहारा अखबार शुरू हो रहा है, तो कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि ट्राई करना चाहिए। घर वालों ने मना किया क्योंकि किसी लड़की कोई बाहर निकली नहीं थी, जॉब किया नहीं था। तो ब्रदर ने मेरे कहा कि कोई क्लरिकल जॉब नहीं, और जर्नलिज्म तो बड़ा ग्लैमर वाला जॉब वैसे भी लगता था, हमेशा ही ऐसे रहा है। ओपन कंपटीशन था, उसमें दिया, ट्रांसलेशन था और कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ उस तरह से था, प्रूफ की चीज़ें थी, उसमें हो गया। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। रिपोर्टिंग में मुझे कल्चर बहुत अच्छा लगता था, वो कवर किया हुआ है वो भी नहीं, सब नहीं करती थी, जो मेरा इंटरेस्ट का होता था। कोई अच्छे कवि आ गए, कुछ अच्छा प्रोग्राम हुआ तो एडिटर से अपना मतलब जिद करके, तो उसमें कभी कभी जिनकी बीट होती थी वो कहते थे कि अच्छे प्रोग्राम को तो ये ले जाती है। लेकिन एडिटर हमारे बहुत अच्छे थे। अच्छा। हमेशा रहता था कि नहीं भाई चलो ठीक है, वो कर रही तो उसे करने दो। अच्छा, तब आप सहारा से ही जुड़े हुए थे? हाँ, सहारा से जुड़ी हुई थी। जी। अच्छा, ये जानना चाहूँगी कि फिर जर्नलिज्म से एकदम फुल टाइम राइटिंग में कैसे आपका आना हुआ? उसके बाद हमारी शादी वही राष्ट्रीय सहारा में थे। तो हस्बैंड भी मेरे मतलब उस समय वही काम करते थे। तो हम लोगों का प्यार भी हुआ। उसके बाद सहारा में, राष्ट्रीय सहारा में एक जीवन का सहारा मिल गया। जी। तो शादी के बाद फिर हम दिल्ली आ गए। अच्छा। दिल्ली में आए तो हमारे एडिटर थे निशित जोशी। पहले एडिटर थे सुनील दुबे जी हमारे। अच्छा। चंद्र प्रकाश जी रहे, रणविजय जी रहे जी। दिल्ली में ये थे, निशित जोशी जी थे। अच्छा। तो उन्होंने आते ही मुझसे कहा, बुलाया कि लखनऊ से आई हो? मैंने कहा तो वो बोले कि हाँ, तो पता है नाइट करती थी। मैंने कहा यहाँ भी करनी होगी। मैंने कहा ठीक है। लखनऊ में सिर्फ हम 2 लोग नाइट करते थे। मैं और मेरी फ्रेंड सुनंदा वो करती थी, बाकी कोई नहीं करता। उसके बाद सडनली मतलब 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद फैसला हुआ कि सारी लड़कियाँ सब। और जब मैं मॉर्निंग में मैं गई ऑफिस में तो मुझे सब पकड़ के ले गई, मुझे पीटना शुरू किया कि किसने कहा था तुमको नाइट करने के लिए? अच्छा। हुआ क्या, तुम्हारी तारीफ होती रहती है और अब सर ने देखो सबको नाइट में लगा दिया। आपका आना जाना फिर कैसे मैनेज होता था? आप मतलब वो बसेस पब्लिक कन्वेंस से? पब्लिक कन्वेंस उस समय वही ज्यादा पॉपुलर होता था। नहीं जाते थे हम लोग, जाते सामने मिल जाता, लेट होता था कभी कभी ऑटो कर लेते थे, बस से वहाँ पहुँचते थे।
फिर वहाँ से रात में होती थी और रात में गाड़ी छोड़ती थी ऑफिस की। उसके बाद हुआ है कि इनका ट्रांसफ़र जम्मू, एक ये अमर उजाला में थे। अच्छा। तो खैर हम चले गए। तो कुछ ऑफिस में चेंजेस होते हैं तो उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया। 2 साल मैंने वेट किया, मैंने बीच में आके फिर यहाँ ज्वाइन किया। तो बच्चा मेरी, उस बीच में मेरा बेटा भी हुआ 2 साल बाद। उसके बाद से थोड़ा हम सेटल हुए। अच्छा। मतलब नहीं तो बहुत टर्न हो रहा था। और जब वो 7th 8th में भी मुझे लगा कि अब इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं, क्योंकि उसके चक्कर में मैंने कहीं और ज्वाइन ही नहीं किया। एक्चुअली मेरी माँ बहुत अच्छी कवित्री थी। अच्छा। उनकी सबसे बड़ी मतलब हम गलती नहीं कह सकते और हो भी सकती है कि वो बाहर भी जाती थी कवि सम्मेलन में। अच्छा। उस समय पापा को मेरे छुट्टी लेनी पड़ती थी, बच्चों, हम दोनों छोटे थे। तो मम्मी ने फिर हम दोनों के लिए उन्होंने वो छोड़ दिया। अच्छा। बस उन्होंने एक गलती ये करी कि उन्होंने फिर दोबारा वो उठाया नहीं करा। लेकिन मैंने वो नहीं किया। मुझे लगा नहीं, मम्मी ने जितना किया है और हम देखते थे बाद में क्या स्थिति रही, तो मैं वो नहीं करूँगी। मैंने वापस फिर यहाँ निकलना शुरू किया। अच्छा। और उस समय यहाँ पर रांची में बहुत ठप सा माहौल था, मतलब गोष्ठियाँ बहुत कम होती थी। अच्छा। और उस समय जो मेरे ख्याल से 12-13 का समय रहा है, 11-12 से उसके बाद से मतलब मोस्ट ऑफ द गोष्ठी जितनी होती थी बाहर, भी हमारे घर में बहुत गोष्ठी होती थी। अच्छा। इवन गोष्ठी के लिए तो हो गया था मशहूर, श्री राम गार्डन में गोष्ठी वहीं होनी है। अच्छा। इतनी गोष्ठियाँ होती थी हमारे यहाँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कॉलम भी लिखा है। हाँ, काफी तो समय बच्चों की अपब्रिंगिंग पे भी। हाँ, कॉलम के लिए भी ऐसी था कि एक बार हरिवंश जी जो उस समय यहाँ पर ग्रुप लीडर थे, उनसे बात हुई। उन्होंने जब पूछा क्या क्या करती थी तो उन्होंने बताया, मैंने बोले अरे आप इतना करती थी, कुछ सेवाएं दीजिए अपनी भी। बिल्कुल। तो मुझे लगा ऐसे ही कह रहे होंगे, जाने दो। एक बार फिर काफ़ी समय बाद उनसे मुलाकात हुई, तब इनसे कहा भाई क्या बात है, आपको सेवाएं नहीं ले रहे, इनकी तो कुछ सेवाएं लीजिए। तो फिर मैंने एक कहानी प्लान करी। अच्छा। किस नाम से, क्या टाइटल? हम तुम करके थी। अच्छा। तो उसमें था, एक परिवार था। अच्छा। परिवार में दादी, बाबा और उनके बच्चे और पोते, जिसमें 3 महीने से लेके 20-22 तक के साल के। तो मुझे दिखाना था बच्चों के साथ कैसे आप, उनकी अपब्रिंगिंग क्या होगी और कैसे आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, कैसी चीज़ें हैं। अच्छा। उस कहानी के थ्रू वो चलता था। अच्छा। और वो कहानी इतनी ज़्यादा हुई कि मतलब शुरू में मेरा नंबर जाता था उसमें। अच्छा। तो बाद में दुखी होकर मैं नंबर को कटाया। मतलब ये होता था, मैडम जी आपने ऐसा क्यों किया, और उसकी दादी क्या करेगी, उसकी दादी इमोशनली अटैच हो गए लोग। अब उसने ऐसा क्यों, बच्चे पे होने पे दुखी क्यों हो गई। मैं जब सुबह उठूँ उस कॉलम वाले दिन के बाद तो वे फ़ोन शुरू हो जाने। फिर कहानी के दौरान मुझे मेल बहुत मिलने लगे बच्चों के भी और उन पेरेंट्स के भी। अच्छा। कि मेल आईडी उसमें रहता था खाली। तो अपनी प्रॉब्लम्स और ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों ने बताई कि जिसे सुन के भी लगता था कि, और कभी खुशी तो इस वजह से होती थी कि अगर वो चीज़ मैं सामने रख रही हूँ तो 10 लोग पढ़ेंगे, तो क्योंकि बच्चे तो सबके घर में वैसे ही हैं। बिल्कुल। बच्चों की सोच भी कमोबेश एक जैसी होती, पेरेंट्स की भी वैसी होगी। तो फिर मैंने बात करी कि क्यों ना हम मेल सामने रखें। अच्छा। क्योंकि मेल, बच्चों के मेल रखेंगे और उस पर डिस्कस करूंगी मैं। और किसी एक का अगर आंसर देंगे तो हो सकता है कि 50 के वैसी ही क्वेरी हो। तो वो शुरू हुआ। मेल में रखती थी, ये मेल मिले, उससे रिलेटेड जो जैसे मिलते थे 1-3-4 साथ एक साथ या किसी का एक लेके, फिर उस पर पूरा डिस्कस करके वो एक सॉल्व होता था। उस पर बहुत सारे और उसी पर मुझे ये पॉलिटेक्निक जो है यहाँ पर BIT का, इसमें मुझे इंटरेक्शन के लिए भी बुलाया गया। मतलब इतने बड़े बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन हुआ। तो वीना जी, जब कहा जाता है कि अच्छा लिखने के लिए पहले अच्छा पढ़ना भी पड़ता है कंटेंट, तो आपके फेवरेट राइटर्स कौन हैं? आप किनको पढ़ती हैं और क्या पढ़ती हैं? मैंने हिंदी में भी MA किया, तो जितने भी मेरे, जैसे मुझे अज्ञे बहुत पसंद है, मुझे निराला जी मुझे पसंद है, मुझे नामवर जी पसंद है, मुझे निर्मल वर्मा पसंद है, और ये सब मैं इनसे मैं मिली हूँ। इनके मैंने मतलब निर्मल जी को तो जब ज्ञानपीठ मिला तो उनका इंटरव्यू मैंने ही लिया और वो भी मैं जिद से गई थी। अच्छा। किसी और की बीट से? किसी और से। मैंने कहा नहीं, इनका तो मुझे जाना है। तो कहा भी, मैंने कहा आप बात जाके बाद में मिल लेना उनसे, लेकिन ये इंटरव्यू तो मैं लेके आऊँगी, करके आएंगे। चलिए, ये आपका अकम्प्लिशमेंट रहा दोनों तरफ से। और उसके बाद उनसे खूब सारी मुलाकात हुई। निर्मल जी कहना चाहते थे, बहुत जैसे कोई बच्चा मुस्कुराता है ना, एकदम निर्मल सी प्यारी सी, नाम भी वैसे ही वो खूब चाय बना के पिलाते थे। वो बोलते थे चाय तो मैं बना के पिलाऊंगा। राइटर है तो 1 कप चाय बनाई, फिर कुछ लिखा, फिर चाय बनाई। चाय बना के पिलाते थे वो, बिस्किट या कुछ भी, तो वो बहुत मज़ा आता था। नामवर जी से बहुत, मेरा पहला संग्रह आया 2000 में। अच्छा। तो कविता लिखती थी मैं, लेकिन जॉब में रहती थी तो थोड़ा बहुत। तो उनसे पहली बार मैं मिली थी अपनी पांडुलिपि लेके। अच्छा। 98 में ऐसे उसमें। तो उन्होंने देखा, और वो उस समय यूनिवर्सिटी जा रहे थे।
अच्छा। लेकिन मैं तो पहली बार गई थी। इतने अच्छे होते हैं बड़े लोग, बिल्कुल कहते हैं ना कि रुके, उसके बाद देखा उन्होंने, उनकी निगाह उतनी बहुत तेज, उन्होंने फटाफट देख के बताया ये कविता बहुत अच्छी है, ये बहुत परिपक्व है, ये अच्छा है। फिर छंद उसके लिए कहा जैसे लिखिए कि नहीं, छंद के लिए जो है देख के होना चाहिए ताकि कभी भविष्य में आपकी समीक्षा उस तरह से हो तो उसमें ना हो। तो मैं उनकी सब चीज़ें और बताया कि ये कविता एक अनुत्तरित प्रश्न थी, ये सबसे परिपक्व है। बहुत सारी गरीबी उन्होंने बहुत तारीफ करी, कुछ कविताओं की बहुत तारीफ करी। तो मुझसे पहली बार उनकी मुलाकात ऐसे हुई और फिर तो कई बार मुलाकात हुई और चौथी का तो खैर शीर्षक भी उन्हीं से ही मिला। अच्छा। मैं उनके यहाँ मिलने गई तो उन्होंने कहा अच्छा सुनाओ कुछ खूब। तो पहली बार उनको मतलब 1.5-2 घंटा उनको मैंने कविताएं सुनाई और वो सुन खूब वाह वाह करते रहे। चूंच भर बादल सुनाई तो उन्होंने कहा वाह क्या है चूंच भर बादल, क्या ढूंढ के लाई हो ऐसे। तो उससे टाइटल निकल के आ गया। उससे फिर मैंने वही है निकल के आया। अच्छा, आपको इजिप्ट, बाली, मॉस्को, बुदापेस्ट कई सारी कंट्रीज में अवार्ड मिला है। कुछ तो यानी खास है वीना जी की राइटिंग में, वो खास क्या है? कविताएं खास ही होती हैं आपको बनाने वाली, आपकी लेखनी। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ खास, क्योंकि खास कहते हैं ना अभी कुछ आना बाकी है। तो बस क्या कुछ आना बाकी है पता नहीं, मन नहीं भरता है। ये देख के लगता है कि मतलब जब भी लिखा हुआ देखती हूँ लगता है कि ये नहीं, इससे और अच्छा हो सकता था, ये ज़्यादा। तो आप अपना बेंचमार्क किसको मानते हैं? मैं निराला जी को मैं बहुत ज़्यादा मैंने किया है। निराला जी, महादेवी जी, निराला जी तो खैर मैं बाकी गज़ल में अलग हैं, लेकिन कविताओं में मैं निराला जी को बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मुझे अभी तक सेटिस्फेक्शन मिला है वो सिर्फ अपने कॉलम से मिला है। क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ मैंने बच्चों के साथ, या मैं कभी जिस स्कूल में कभी गई हूँ, स्कूल बहुत सारे स्कूल में गई हूँ मैं, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मुझे बुजुर्गों से प्यार है। यह कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से, एक तो हम लोग ही है शब्दकार, शब्दकार हम लोगों ने बनाई, उसकी अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। उसने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। अच्छा। उसी में एक कार्यक्रम गोष्ठी के अलावा, परिचर्चा के अलावा एक हम लोग करते थे बाअदब। अच्छा, बाअदब जब हमने पहला किया तो लोगों ने कहा कि आपने जो है एक ऊंचाई दे दी है मतलब इस साहित्यकारों को इस प्रोग्राम से, जिसे छूना बड़ा मुश्किल है। क्या था पूरा चीज़ ये बताइएगा? उसमें था कि हम किसी सीनियर इन द सेंस कि सिर्फ उम्र से सीनियर नहीं, अगर उसमें कोई अच्छे अचीवमेंट जिसका पास है तो उसको भी हम लोग सुनते थे। अच्छा। जैसे मैं जिन से मिली हूँ तो उनसे मैंने जब उनके साथ मैं बहुत बैठी हूँ, खगेन ठाकुर जी, उनसे खूब मिली हूँ, खूब बैठी हूँ, खूब अनुभव सुने हैं उनके मैंने। तो मुझे लगता था जो सुनाते थे ना, नीरज जी, गोपाल दास नीरज जी, इस बीच मैंने कवि सम्मेलन भी किए। अच्छा। मतलब मंच पे भी मैं गई। अच्छा। एक बार मैं अलीगढ़ उनसे मिलने, सिर्फ उन्हीं से मिलने गई थी मैं, मेरा बेटा। अच्छा। बात करके तो उनके घर गए और वो इतने सीधे सरल व्यक्ति थे कि उन्होंने अपनी कविताएं सुनी। फिर उनका अच्छा तुम सुनाओ, तो फिर मैंने भी जो मेरे पास मैं तो सुनाई, तो उसमें लड़कियां और लड़के दो मैंने सुनाई थी कविता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मंच पर मत जाना। अच्छा। तुम्हारी कविताओं में साहित्य है। अच्छा। मंच पर जाओगी तो हल्का लिखोगी और साहित्य से दूर हो जाओगी। जो वैसे मंच कवि होते हैं ना, तो एक मंच की अलग छाप रहती है, थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला एक उसमें। और जो पहले जैसे होता था जब सब लोग मंच पर जाते थे, निराला जी सब, वो समय का वो दौर तो अब वो है नहीं। इसी बीच में जो है इमरोज जी को आपने अगर जाना हो, सुना हो, जी जी, अमृता प्रीतम जी के साथ, जी 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 जी। जब मेरा ये संग्रह निकलने वाला था लड़कियां, तो लिखने के दौरान में जब मैंने कविताएं लिखी और यहाँ पर गोष्ठी, उस समय एक ही संग्रह मेरा प्रकाशित था, मचलते ख्वाब आया, जिसकी भूमिका भी नीरज जी ने लिखी। तो मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने मुझे एक नोट अलग से लिख के दिया था। अच्छा। तो होता है ना कि आप अगर जो बोले लिख के दीजिए, तो उन्होंने लिख के दिया था कि ये तुम्हारी साहित्य की धरोहर हो सकती हैं। मेरे पास वो सब चीज़ें मैं आपको जी जी ये सब देखिए जी। ये जब मैं नामवर जी से मिली थी तो मैंने उनके पास बहुत सारे पेन रखे थे। अच्छा। तो मैंने कहा एक पेन मुझे लेना है। क्यों लेना है? मैंने कहा नहीं, मुझे आपका पेन लेना है। तो मैंने उनका पेन लिया। अच्छा। तो उन्होंने ये अपना तब संग्रह मेरे आने वाला था, ये शुभकामना लिख के थी। फिर ये भी लिखा, अभी बिटिया रानी वीना ने मुझे एक कलम के बदले एक कलम दी, जिसकी खूबी का पता यह लिखावट देती है।
तो आपके पास तो खजाना रखा हुआ है? हाँ, मेरे पास खजाना, वो पेन है मेरे पास अभी। ये इमरोज जी से मिली थी, उन्होंने लिखा। अच्छा। और जो सेकंड वाला था उसके लिए उन्होंने नीरज जी ने लिखा था। जब मेरी लड़कियां, ये लंबी कविताओं की है मेरी, इसमें लंबी कविताएं हैं। तो जब मैं दिल्ली गई हुई थी तो मेरी एक फ्रेंड वहाँ पर रहते हैं, मित्र हैं हम लोगों के, संदीप और नीरा। अच्छा। वो इमरोज जी को जानते थे, इमरोज जी की बात हुई थी, मैंने कहा यार चलो हम भी मिलते हैं उनसे। तो उनसे मिलने गए। फिर जब नेक्स्ट टाइम भी उनसे मिलने गए, मिल के आते हैं। मिल के आने पर वो होता है ना कि बात करने में बहुत अच्छा लगता है, जब आपका एक्सपीरियंस सुनते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। उसी समय मैंने उनसे कहा कि क्या मेरे लिए आप मैं लिख रही हूँ लंबी कविता है, क्या कुछ आप ड्राइंग कुछ कर देंगे उसके लिए? अच्छा। तो बहुत सीरियस फिर बोले कि क्यों? मैंने तो बनाना छोड़ दिया, मैं तो सिर्फ अमृता के लिए करता था। मैंने अब नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं बनाता नहीं हूँ। पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, कहा कि अरे ऐसे कैसे बना दूँ, मुझे भी तो कुछ पसंद आना चाहिए, पढ़ूंगा तभी तो पसंद आएगा। तो मैं तो पांडुलिपि पहले ले गई थी, सोच के यार उनसे कहूँगी। मैंने कहा मेरे पास है, आप ये रख लीजिए और फिर आप जो है जी। खैर वो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम लोग मिल के आ गए। उनसे 2 घंटे 3 घंटे खूब बात होती थी खूब। और पूरे टाइम वो अमृता की बात करते थे, अमृता जी वो, और वो कभी थे नहीं बोलते हुए, अमृता ऐसी है, अमृता ऐसी है, अमृता ऐसी, इस तरह से। अच्छा। वो बहुत खूबसूरत पल थे, बहुत खूबसूरत, जैसा होना मुश्किल है। तो ये उन्होंने फिर 2-3 महीने निकल गया, कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। फिर मैंने एक बार लिखा तो उसके बाद भी कोई जवाब नहीं। फिर मैं लखनऊ जा रही थी, उसी से मैं राजन छोड़ के आए स्टेशन पर, और मुझे फ़ोन किया, मतलब घर पहुँचे होंगे, अरे सुनो ना कि वो पैकेट मिला है। मैंने कहा कौन सा पैकेट मिला है? अच्छा। ओहो। वो पैकेट भी संभाल के रखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो उसमें ना इमरोज की पेंटिंग आई है लड़कियों के लिए, वीना ही वीना। तो ये मुझे सुन के इतना अच्छा लगा, मैं पढ़ के ये बाद में जिन्होंने फ़ोटो खींच के भेजे, ये वो है। एक्चुअली एक आर्टिस्ट ही दूसरी आर्टिस्ट का ये मेरे लिए तो मेरी धरोहर है, मेरे लिए तो मैं तो इसको तो पता नहीं, मैं तो पैकेट इसलिए पैकेट रखा हुआ है संभाल के। और फिर यही जो है आपका कवर पेज बन गया। प्रिय वीना, एक दिन हवा से पूछा, मैं भी तेरी तरह आज़ाद और अदृश्य होना चाहता हूँ। कहने लगी, खामोश मोहब्बत कर लो। मेरी पेंटिंग में मेरा नाम ना ढूंढना, पेंटिंग पर मैं नाम नहीं लिखता, नाम पेंटिंग का हिस्सा नहीं बनती, वैसे किसी का नाम भी उसकी पेंटिंग का हिस्सा नहीं बनता। तो ये मेरे लिए धरोहर है। वीना जी, 2 शब्द आप भी कोई प्यारे से सुनाइए अपनी कोई लिखी हुई कविता के। जी ज़रूर, बहुत छोटी छोटी सी सुना रही हूँ मैं। मेरी खामोशियों को अक्सर तोड़ा है मेरी हिचकी ने, मेरी खामोशियों को अक्सर तोड़ा है मेरी हिचकी ने, खुदा ने ही रहमत भिजवाई है, तेरी मोहब्बत की धड़कन मेरी हिचकियों ने सुनाई है। बहुत खूबसूरत। मेरा प्यार वो है जो चूल्हा बनकर जलता है और चक्की बन चलता है, कीचड़ सने पाँवों से नापता है दुनिया, इस छोर से उस छोर तक। वीना जी, आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और अपनी कुछ अतीत की यादों में फिर से जाने का, और बहुत सुखद होता है जब आप अतीत का चक्कर लगाते हैं ना। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चक्कर लगाते रहना चाहिए ताकि आप वर्तमान में जीने के लिए आपका अतीत भी साथ में ज़िंदा रहे, और आप उसके साथ आगे अपने भविष्य को कैसे सुखद बनाएं, आगे कैसे चलें, उसके लिए ज़रूरी है। आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छा मौका दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, दिल से आभार। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ ग्रेट डे।